नमस्कारम। पराशर एकेडमी का वीडियो सीरीज जो है साइंस का, इसमें दोबारा आपका स्वागत है, फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, फिर वही बात, सेल्फ स्टडी सीरीज है। हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे घर बैठे पढ़ाई की जा सकती है, और अगर साइंस आपको घर बैठे पढ़ना आ गया तो आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अभी तक मोशन चैप्टर में हमने डिस्कस कर रखा है डेफिनेशन ऑफ मोशन, मोशन की डेफिनेशन। फिर उसके बाद पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक जो एनसीईआरटी में आपका एक रे डायग्राम दिया गया है जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मेजर करने की बात की गई थी। तो पिछले वीडियो में मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन किया था, और मैंने वादा किया था कि अगले वीडियो में मैं आपके साथ आऊंगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस के बीच में। स्कूल एग्जाम में या आपको ज्यादा से ज्यादा 3 डिफरेंसेस की जरूरत होती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो यहाँ पे मैंने 3 डिफरेंसेस लिख रखे हैं, और आज का पूरा ये जो वीडियो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को डेडिकेटेड है। तो प्लीज बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। तो जुड़े रहे हमारे साथ और 30 सेकेंड के टाइम ले और तुरंत लाइक बटन हिट करें। तो बढ़ते हैं आगे। स्टूडेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में पहला जो डिफरेंस है, हमेशा जब भी आपको डिफरेंस लिखने के लिए आए तो एक डिफरेंस आप डेफिनेशन जरूर ऐड करो। वैसे मैंने यहाँ पे क्या किया है, डेफिनेशन को ऐड किया है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। कल मैंने डेफिनेशन डिस्कस किया था, आप दोबारा जाकर देख सकते हो। एक्चुअल पाथ लेंथ ड्यूरिंग द जर्नी इज सेड टू बी डिस्टेंस। जर्नी का जो एक्चुअल पाथ लेंथ है उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं, और जर्नी का जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होता है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे पहला डिफरेंस जो हो गया डेफिनेशन हो गया। सेकेंड डिफरेंस है डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो आज इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। थर्ड, डिस्टेंस जीरो नहीं होता है, डिस्टेंस कभी जीरो हो नहीं सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। तो ये एक डिफरेंस है कि डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। तो हमारे सामने ये 3 डिफरेंसेस हो गए, और 3 से ज्यादा आपको डिफरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड जो पॉइंट है कि डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है बट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, इसके एग्जाम्पल के साथ आगे कंटिन्यू करते हैं, और फाइनली हम बाइंड अप करेंगे आज का ये लेक्चर वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी के डिफरेंस के साथ। तो देखते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ केसेस नोट डाउन कर रखे हैं। केसेस सबसे पहले सर्कुलर मोशन का, क्योंकि सर्कुलर मोशन हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो सर्कुलर मोशन में हम चेक करेंगे, अलग अलग सिनारियों में सर्कुलर मोशन में देखेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। जैसे फर्स्ट सिनारियो जो है हमारे पास, पहला केस है जब एक कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन एक कंप्लीट रिवोल्यूशन यानी एक पूरा चक्कर किसी ग्राउंड का लगाता है, उस केस में डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो केस ए में डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस हमेशा होता है एक्चुअल पाथ लेंथ। यानी पर्सन यहां चलना शुरू किया और एक कंप्लीट चक्कर लगा के फिर यही पहुंच गया, यानी उसने ये जो पाथ लेंथ कवर किया है, एक्चुअल में ये पाथ लेंथ क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वही उसका पाथ लेंथ है, और सर्कल का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2πr। क्या होता है, 2πr। तो पाई की वैल्यू भी आपको पता है 22/7, और आर की वैल्यू रेडियस यहाँ पे दे रखा है 14 मीटर। सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपको यहां से डिस्टेंस मिल जाएगा। अब इसी केस में डिस्प्लेसमेंट चेक करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल
टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। अब इनिशियल पोजीशन भी यही है और फाइनल पोजीशन भी यही है। जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करते हैं, एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं, उस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 0। डिस्प्लेसमेंट कितना काउंट करोगे? 0। तो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन दोनों एक ही पॉइंट पे एक ही जगह कोइंसाइड कर रहा है, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना होगा? 0 मीटर। तो पहला केस हमने डिस्कस किया, जब कोई ऑब्जेक्ट या पर्सन एक पूरा सर्कल का चक्कर लगाता है तो उस केस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, उसमें कहा गया कि एक पर्सन है वो 3.5 राउंड 3.5 सर्कल रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। अगर 3 रेवोल्यूशन यानी पर्सन चलते गया 1 रेवोल्यूशन, 2 रेवोल्यूशन और 3 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। 3 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने का मतलब कि इसका एक्चुअल पाथ लेंथ कितना हुआ? 3 इंटू 2 पाई आर, यानी 3 बार सर्कमफ्रेंस को क्या किया इसने? ट्रेस किया, ट्रेवल किया, तो 3 टाइम्स 2 पाई आर उसका क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। अगेन डिस्प्लेसमेंट 3 कंप्लीट रिवोल्यूशन के बाद, 3 कंप्लीट रिवोल्यूशन के बाद फिर इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन दोनों सेम होगा। इस केस में डिस्प्लेसमेंट फिर 0 हो जाएगा। तो ऐसे थोड़े क्वेश्चन घूमेंगे, लेकिन आपको बस कॉमन सेंस यूज करना है। साइंस आपको लॉजिकल ब्रेन इंप्लीमेंट करना सिखाता है, तो बिल्कुल दिमाग खुला रखना है। तो ये हमारा पहला केस हुआ। सेकंड केस आता है कि जब ऑब्जेक्ट क्या करे? हाफ रिवोल्यूशन कंप्लीट करे, यानी किसी ग्राउंड का, सर्कुलर ग्राउंड का आधा चक्कर लगाए। जैसे कि ये केस है हाफ रिवोल्यूशन, यहां चलना स्टार्ट किया और यहां पहुंचता है, यानी हाफ रिवोल्यूशन, आधा ग्राउंड का चक्कर लगाया। इस केस में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? फिर वही मैथ वाली चीज। मैथ बच्चा क्या है? हाफ रिवोल्यूशन मतलब हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कितना होता है? 2 पाई आर होता है, और इसका हाफ मतलब हाफ से मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 कैंसिल आउट, कितना है? पाई आर। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? पाई आर। आर कितना है यहाँ पे? वही 14, अगेन 22/7 इंटू 14। आपको क्या मिल जाएगा? यहां से आपको मिल जाएगा डिस्टेंस 44 मीटर कितना हो जाएगा? डिस्टेंस। हाफ रिवोल्यूशन केस में डिस्टेंस तो हो गया, अब आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के केस में फिर वही शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब इनिशियल पोजीशन क्या है? ए है, फाइनल पोजीशन क्या है? बी है। इसके बीच में अच्छा शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, जब भी आपसे कहा जाए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है आपको, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, और मुझे क्या दिख रहा है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है एक्चुअली डायमीटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का डायमीटर है। और सर्कल का डायमीटर कितना होता है? 2r। तो 2r यानी 2 इंटू 14 कितना हो गया? 28 मीटर कितना हो गया? डिस्टेंस। एक आप ऑब्जर्वेशन ध्यान रखो, अब भी यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस से छोटा है। पहले भी डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट क्या था? छोटा था। तो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से या तो छोटा होता है या बराबर होता है। ठीक है, तो ये सेकंड केस हमने डिस्कस किया। थर्ड केस आता है सर्कुलर मोशन में ही, जब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हो। थर्ड केस, जब ऑब्जेक्ट एक क्वाड्रेंट यानी यहां चलना शुरू किया और सर्कल का एक क्वाड्रेंट कंप्लीट करे। ठीक है, यानी यहां चलना शुरू किया और एक क्वाड्रेंट मतलब सर्कल का 1/4 कंप्लीट करे। अब ये अगर मैं इसको डॉटेड लाइन लाने की कोशिश करूं तो ये पूरा एक सर्कल, इस सर्कल को 4 हिस्सों में बांटोगे आप तो आपको दिखेगा कि हाँ ये एक हिस्सा है। सर्कल का क्या है? 1/4 है। अगर ये सर्कल का 1/4 है, इसका मतलब सर्कमफ्रेंस का भी 1/4 है। तो इस केस में डिस्टेंस कितना आ जाएगा आपका? डिस्टेंस आ जाएगा 1/4 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस का 1/4। तो यहां से आप क्या करोगे? यहां से यानी निकल के आया पाई आर बाई 2। ये डिस्टेंस आप जब ऐसे केस में एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा कि ऑब्जेक्ट ऐसे डिस्टेंस या ऐसे एक्चुअल में मोशन कर रहा है, तो डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस उसका पाई आर बाई 2 हो जाएगा। अब बारी आती है डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये। अच्छा बच्चा, ये तो इसका रेडियस हो जाएगा,
और ये भी इसका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, दोनों रेडियस है। शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, अभी मैंने कहा कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में क्या करो, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। तो ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ की है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, ये इसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो ये अब आपको क्या दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है, h इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से वैल्यू पुट करोगे, p की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी, आर स्क्वायर, रूट में 2r स्क्वायर, रूट के अंदर यानी रूट 2r। तो यहां से यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपको क्या मिलेगा, रूट 2r, यानी रूट 2r की वैल्यू कितनी थी, 14 मीटर। तो इतना आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ऐसे करके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। अलग अलग केसेस आएंगे, दिमाग बस आपको यही लगाना है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ लेने के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, और डिस्टेंस केस में एक्चुअल पाथ लेंथ आपको क्या करना है, मेजर करना है। ये तो हुआ सर्कल का केस। एग्जाम में या आपके स्कूल के टीचर आपसे एक और टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। एक बोलते हैं कि एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, रेक्टेंगुलर ग्राउंड में बोलेंगे आपसे कि एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, एक पर्सन है, रेक्टेंगुलर ग्राउंड के कॉर्नर ए से चलना चालू किया, और ये बी कॉर्नर, ये सी कॉर्नर और ये डी कॉर्नर। अगर वो बोले कि ए से चलना चालू किया और बी पे पहुंचा, इस केस में डिस्टेंस कितना होगा, लेट मान लो उन्होंने इसको 4 मीटर कर रखा है और इसको 6 मीटर कर रखा है, तो ये कितना दिखा आपको, डिस्टेंस इसका 4 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, 4 मीटर। क्यों, ए बी, अगर ए से चल के बी तक पहुंचता है, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ भी स्ट्रेट लाइन ही है। शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ क्या है, एक्चुअल पाथ लेंथ है, यानी स्ट्रेट लाइन ही है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कितना हो जाएगा इस केस में, 4 मीटर। क्लियर है। अब उन्होंने सेकंड केस में कहा कि ए से चलना चालू किया और सी पे पहुंचा, तो इस केस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस तो आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आपका हो जाएगा, सोचो 4 एंड प्लस 6 यानी 10 मीटर, ये तो आपका डिस्टेंस हो गया। एंड डिस्प्लेसमेंट बोलोगे सर, डिस्प्लेसमेंट के लिए फिर वही आपने जो समझाया है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब ये स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ किया, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या दिख रहा है, ये अगेन एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस, फिर वही हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला h इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वहां से आप फाइंड आउट करोगे तो ये रूट के अंदर क्या लिखोगे, 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, इसको बच्चों सॉल्व कर लेना। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालने का यही तरीका है। एक बार आपने कंसेप्ट सीख लिया, किसी भी तरह क्वेश्चन पूछा जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये तो रहा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब कोई अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को लेकर डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालें, मैं अगले लेक्चर में उसको डाउट के रूप में लेके, डाउट के फॉर्म में लेके मैं उसको डिस्कस करूंगा। आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने वादा किया था कि वीडियो एंड करूंगा मैं किसके साथ, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के साथ। स्केलर एंड वेक्टर ये दो क्वांटिटी है। ये असल में क्या है, एक तरीके से आइडेंटिटी है। क्या है, आइडेंटिटी है। जैसे इंडियन अमेरिकन, वैसे ही ये क्या है, स्केलर एंड वेक्टर फिजिक्स में दो आइडेंटिटी है, तो एक पहचान है। मतलब रॉ लैंग्वेज में अगर बोले हम बिल्कुल साधारण भाषा में, तो ये दो अलग अलग क्या है, पहचान है। लेकिन कहा जाता है कि बोथ आर द फिजिकल क्वांटिटी, ये दोनों क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। थोड़ा साइंटिफिक टर्म और जो टर्म यूज किया गया है स्केलर। अब जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है इस वर्ल्ड में, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिक्स ने उनको दो कैटेगरी में क्या किया है, डिवाइड किया है। बोला या तो तुम्हें स्केलर कैटेगरी में रहना है या तुम्हें वेक्टर कैटेगरी में रहना है। अब इन दोनों कैटेगरी को आप कैसे डिफाइन करोगे, आपको डेफिनेशन बताना चाहिए, और इन दोनों के डेफिनेशन में भी डिस्कस करने जा रहा हूं। स्केलर क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी, ध्यान सुनना, एनी फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड। ऐसा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है,
उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। एनी फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज सेड टू बी स्केलर क्वांटिटी। देन व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी? एनी फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेक्टर बोलता है स्केलर से कि मैं तुमसे थोड़ा ज्यादा एडवांस हूं, क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड के साथ क्या रखता हूं? डायरेक्शन भी रखता हूं। और स्केलर बोलता है कि मैं थोड़ा प्रिमिटिव हूं, मतलब कि मैं थोड़ा पुराने जमाने का हूं, सिर्फ मेरे पास एक ही है, मैग्नीट्यूड है। तो अब ये नया एक वर्ड है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड से बच्चे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैग्नीट्यूड इट मीन्स की न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने कहा 10 मीटर, एक ये वर्ड है, और दूसरा 10 मीटर ईस्ट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहां पे सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की बात की है मैंने, और यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ डायरेक्शन की बात की है। तो ये तो लेट टर्म में क्या हो गया? वेक्टर, और ये लेट टर्म में क्या हो गया? स्केलर। कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जो आपको दिखाई नहीं देंगे कि उनके सामने डायरेक्शन लिखा हुआ है, लेकिन उनके साथ डायरेक्शन एसोसिएटेड होता है। जैसे अभी वेक्टर मैंने कहा कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब बताओ, खन्ना साहब का लड़का खन्ना ही होगा, शर्मा जी का लड़का शर्मा जी ही होगा, गुप्ता जी का लड़का गुप्ता जी ही होगा। एग्जैक्टली डिस्प्लेसमेंट से डिराइव होता है क्या? वेलोसिटी। चले जाना पहले वीडियो में, वहां पे देखना, मैंने चार्ट बनाया था। डिस्प्लेसमेंट से डिराइव हुआ वेलोसिटी, और वेलोसिटी से डिराइव होता है आपका क्या? एक्सेलरेशन। तो अगर ये वेक्टर है तो ये भी वेक्टर और ये भी वेक्टर, और एक्सेलरेशन से डिराइव होता है फोर्स, तो ये भी वेक्टर। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कुछ वेक्टर क्वांटिटीज को। अब आता है कि ऐसे कौन सी, अच्छा टाइम कभी आपने सुना है कि टाइम के बारे में कहा जाता हो कि 3:30 ईस्ट में या 2:40 वेस्ट में डायरेक्शन नहीं रखा जाता है टाइम के साथ। इट मीन्स कि टाइम किस में आ गया? स्केलर में। आपके मास के बारे में कभी आपसे किसी ने कहा है कि तुम्हारा मास 48 kg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, या तुम्हारा मास 48 kg अपवर्ड डायरेक्शन? नहीं। इट मीन्स की मास भी क्या हो गया आपका? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो ऐसे कुछ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। आगे जैसे बढ़ता जाएगा चैप्टर, मैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को इंक्लूड करते जाऊंगा, और जब तक आपका फिजिक्स का सिलेबस खत्म होगा, आपको हर करीब आगे 11-12 तक के लिए आपके पास 70 to 80% वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी का एक मतलब पूरा कलेक्शन होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू। प्लीज अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, ये गुरुदक्षिणा है। लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, आप भी प्राउड फील करोगे, क्योंकि इससे बेहतर कंटेंट आपको मिलने वाला नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।